प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री जिसे रामपुर बुशहर, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन स्रोत हैं, क्योंकि बिना स्रोत के इतिहास का अध्ययन करने में अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी। तो हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए स्रोतों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और इन स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है पुरातात्विक स्रोत, तो दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो उत्खनन से प्राप्त होती हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत भौतिक पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, कलाएं जैसे गंधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला, मूर्ति कला, चित्रकला इत्यादि। अभिलेखों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों में सबसे अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है और भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं। इन अभिलेखों के माध्यम से उस समय की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो अभिलेख हैं पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं पर प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों के अंतर्गत अशोक के अभिलेख हैं। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसप को दिया जाता है, जिसने 1837 ईस्वी में इसका अध्ययन किया। हाथी गुम्फा अभिलेख, नासिक गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख आदि प्रमुख हैं। इनसे उस समय के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। भारत के जो प्राचीनतम सिक्के थे वे आहत सिक्के कहलाते थे। बाद में उन्हें कहापण या करसापण के नाम से जाना जाने लगा। सिक्कों के माध्यम से उस समय के समाज की आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति आदि के संबंध में जानकारी हमें प्राप्त होती है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए, लेकिन भारत में सबसे पहला शासक मिनांडर था जिसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। सिक्कों के माध्यम से धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे अधिक प्रकार के सिक्के जारी करने का श्रेय गुप्त शासकों को दिया जाता है। यदि क्या इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि गुप्त काल में आर्थिक समृद्धि रही होगी, तभी सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। फिर मृदभांड। मृदभांड का मतलब हो गया मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तनों के माध्यम से भी इतिहास के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जब हम अध्ययन करते हैं, मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में लाल और काले मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में गेरुवर्णी मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल में उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांडों का प्रयोग किया गया और गुप्त काल में उत्तरी लाल काली पालिश वाले मृदभांडों का प्रयोग किया गया।
तो जिस प्रकार जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे बर्तनों के निर्माण में की तकनीक में भी परिवर्तन आ रहा है। वह क्या शो कर वह यह दिखाता है कि कहीं न कहीं समाज में परिवर्तन और विकास हो रहा है। अब हम आते हैं मूर्ति कला पर। तो मूर्ति कला के अंतर्गत गंधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला। गंधार कला यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि मथुरा कला में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अमरावती कला का विकास सातवाहनों के समय में हुआ था, जबकि गंधार कला और मथुरा कला का विकास कुषाण शासकों के समय में हुआ था। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अभिलेखों के माध्यम से अनेक प्रकार की हमें जानकारी मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, उसे समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन के संबंध में जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख से तंतुवायों की श्रेणी के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास को आसानी से जान सकते हैं। फिर साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य दो प्रकार के साहित्य आते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, पुराण, उपनिषद, वेदांग, स्मृतियाँ, सूत्र, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य आते हैं। जबकि गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत, आत्मकथाएं और दरबारी रचनाएं आती हैं। अब हम देखते हैं कि साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत साहित्य के जो वेद हमारे हैं, उपनिषद हैं, उनका विस्तृत विवरण है, लेकिन शॉर्ट में हम लेकर के आगे बढ़ते हैं तो यह देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक और लौकिक साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक, जातक कथाएं, सिंहली साहित्य, मिलिंद पन्हों, दिव्यावदान आदि प्रमुख है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है, जिनमें प्रमुख है परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, कल्पसूत्र इत्यादि। इनका भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उस समय की समाज की, अर्थव्यवस्था की तथा राजाओं की नीतियों के संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। फिर अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र, कलहण की राजतरंगिणी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव आदि। जबकि अनेक जीवन चरित्र रचनाओं की रचना की गई, जिनमें अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र और बाण भट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र, गौड़वाहो की प्रसिद्ध रचना और बिल्हड़ द्वारा रचित विक्रमांक देव चरित्र, ये सारे के सारे जीवन चरित्र हैं जिनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त संगम साहित्य से दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, उसके विकास की, उसकी राजनीतिक स्थिति की, व्याकरण की इत्यादि की हमें जानकारी मिलती है। तोलक्कापियर द्वारा लिखित तोलक्कापियम ग्रंथ से हमें उस समय के व्याकरण और कला के संबंध में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत यूनानी, रोमन लेखकों टेसियस, हेरोडोटस, एरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज, डायमेकस, डायोनीसियस, प्लिनी, टॉलमी आदि के विवरण प्राप्त होते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका से हमें मौर्य काल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था का वर्णन करता है। वह कहता है कि भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी,
यानी नगरीय प्रशासन की सबसे अच्छी जानकारी हमें मेगास्थनीज के ग्रंथ से मिलती है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका की रचना की और हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। टॉलेमी ने ज्योग्राफी की रचना की। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की। फिर हम देखते हैं कि चीनी यात्रियों के विवरण से भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आता है और इसका यात्रा वृत्तांत फोको की के नाम से जाना जाता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आता है और इसका जो यात्रा वृत्तांत था वह था सी यू की। तो इन रचनाओं से भी हमें उस समय के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। अरबी लेखकों में अलबरूनी, अलमसूदी, सुलेमान का विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु पर्याप्त एवं विविध प्रकार का स्रोत उपलब्ध है, परंतु सभी की अपनी सीमाएं हैं। कोई भी स्रोत ना तो अपने आप में परिपूर्ण है और ना ही पूर्णतः प्रमाणिक है। कुछ न कुछ त्रुटियां इसमें विद्यमान हैं। पुरातात्विक स्रोत यद्यपि अन्य स्रोतों की अपेक्षा प्रामाणिक हैं, काल निर्धारण व स्तरीकरण की समस्या से मुक्त हैं, स्रोतों में परिवर्तन की गुंजाइश भी कम है। प्रागैतिहासिक व आदि इतिहास के अध्ययन हेतु वर्तमान समय तक एकमात्र स्रोत हैं, परंतु इन विशेषताओं के बावजूद इसकी कम मात्रा में उपलब्धता, कई कालखंडों से संबद्ध अवशेष का प्राप्य न होना, उत्खनन संबंधी कार्यों का खर्चीला होना आदि कमियां प्राचीन भारत के भौतिक जीवन का पूर्ण और समग्र चित्र प्रस्तुत करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार साहित्यिक स्रोत यद्यपि पुरातात्विक स्रोतों की अपेक्षा मात्रा में अधिक हैं, विभिन्न कालखंडों से संबद्ध समकालीन साहित्य उपलब्ध है, परंतु साहित्यों का अतिशयोक्तिपूर्ण धार्मिक भावना से प्रेरित होना, काल निर्धारण की समस्या, सांस्कृतिक पक्षों पर अतिशय बल जैसे तत्व उसके अबाध उपयोग पर रोक लगाती हैं। विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत यद्यपि काल निर्धारण एवं स्तरीकरण की समस्या से मुक्त हैं, सिकंदर के आक्रमण का एकमात्र स्रोत है, भारत का अन्य देशों से संपर्क एवं वाणिज्य व्यापार पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराता है, तुलनात्मक अध्ययन हेतु उपयोगी है, परंतु इन विशेषताओं के बावजूद इनका एकाकी एवं अतिशयोक्तिपूर्ण होना, निजी हितों को प्रमुखता, क्षेत्र विशेष के अध्ययन द्वारा भारत के वर्णन का प्रयास, धार्मिक भावना से प्रेरित होना, अपने देश व काल के आलोक में भारत का वर्णन आदि इसके अधिकतम उपयोग का सीमांकन करती है। यद्यपि प्राप्त स्रोतों में अनेक दोष विद्यमान हैं, तथापि इस आधार पर इसकी उपयोगिता को खारिज नहीं किया जा सकता। आवश्यकता है कि स्रोतों के उपयोग में सतर्कता बरती जाए, स्रोतों का उपयोग एक दूसरे के आलोक में किया जाए, समानता के तत्वों के आलोक में इतिहास के पुनर्निर्माण को बढ़ावा दिया जाए, स्रोतों का चयन, उपयोग एवं विश्लेषण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए, इतिहास लेखन तर्कयुक्त हो, निष्पक्ष हो, लेखन में न केवल सभी पक्षों को शामिल किया जाए बल्कि उनके बीच अंतर संबंधों को भी ढूंढने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार का प्रयास न केवल हमें प्राचीन भारत के धर्मनिरपेक्ष इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराएगा बल्कि अन्य कालों के अध्ययन व लेखन में भी मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू।